नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने हाथ में पेंसिल और अपनी बुक रख लें, सो दैट मैं मीनिंग्स आपको लिखवाती जाऊँगी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हैं, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर का कभी भी रिविजन करना। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म वर्ड का मतलब आप लिखिए राष्ट्रवाद, है ना। लोग अपने आप को जब ये समझने लगते हैं कि हम लोग एक एरिया के रहने वाले एक जैसे लोग हैं और हम सब एक हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, सबको पता है कि भाई देखो पहले तो नॉर्मल ज़मीनें थी, फिर आदि मानव हुआ, आदि मानव के बाद लोगों ने अपना लीडर चुनना शुरू किया, है ना। हर एक आदमी के पास तो बहुत पावर थी नहीं, तो क्या हुआ, लोगों ने अपना लीडर चुनना शुरू किया। धीरे धीरे वो लीडर्स जो थे वो राजाओं में कन्वर्ट हो गए। राजा जो थे, अब फिर क्या हुआ था कि राजा जो थे वो थोड़ी थोड़ी ज़मीनों पे वो राज करते थे, है ना। तो कोई एक ऐसी बाउंड्री नहीं थी जिसे हम ये कह सकें कि भाई ये एक जगह है ना, ये एक राष्ट्र है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर कुछ राजा ऐसे भी हुए जो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, कुछ बाहर के लोग आक्रमण कर देते थे, तो मतलब इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी वाली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। राजा का रात कोट के मन किया कि भैया आगे आक्रमण कर दो तो आगे वाली ज़मीन उसकी, अगर राजा हार गया तो राजा की ज़मीन दूसरे वाले की। तो इस तरीके से लोग बहुत परेशान हो चुके थे। और फिर धीरे धीरे जो हुआ, जैसे हमारे भारत में हुआ कि भाई ब्रिटिश सरकार आई और हम लोगों को बहुत ज़्यादा दबाने लगी, हम पर बहुत अत्याचार करने लगी, और फिर भारत में भी राष्ट्रवाद का जो है वो उदय हो गया। यहाँ से कहानी होगी शुरू, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देख चुके हो, है ना। अभी हमने लास्ट चैप्टर जो किया था उसमें वो कह रहे हैं कि आप देख चुके हो, यू हैव सीन, क्या देख चुके हैं भाई, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप को हम जो है वो देख चुके हैं। आधुनिक जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो देख चुके हैं। केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, और ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद आया इसके साथ साथ, एसोसिएटेड का मतलब होता है साथ ही, इसके साथ क्या हुआ, फॉर्मेशन हुए नए नए नेशन स्टेट की। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही भारत बना, अलग अलग देश जो थे, जैसे जर्मनी आपको पता ही होगा, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर वो क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बना, है ना, मतलब मिलाकर वो एक देश बना। फिर उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी डाली गई होंगी। It has also meant a change in people's understanding of who they were। अब इसका ये भी मतलब है कि जब नेशन स्टेट बने होंगे तो लोगों को क्या है, लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि वो कौन है, who they were and what defined their identity, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें परिभाषित करती है कि भाई अगर मैं बोलूँ मैं भारतीय हूँ तो इसका मतलब क्या, क्योंकि मैं भारत में रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की भाषा बोलती हूँ, मैं यहाँ के राष्ट्रगान की इज्जत करती हूँ, राइट। तो मैं भारतीयों का कुछ मतलब है ना। तो ऐसे ही लोगों अपने चाहते थे कि भाई उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, है ना, कि एक बिलोंगिंग फील करना कि हमारा है, राइट। पहले क्या होता था, लोगों को अपनी ज़मीन से कोई लगाव नहीं होता था, उनको क्या होता था, सिर्फ राजा से लगाव होता था। राजा से भी कितना कि अभी ये मेरा राजा है, कोई बात नहीं है, अगर ये हार गया तो दूसरे राजा को प्रणाम कर लेते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अब वो हमारा था, मर गया कोई बात नहीं, अगले दिन नेक्स्ट राजा को प्रणाम कर दिया करते थे, ठीक है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी क्रिएट करी कई लोगों के अंदर। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, इन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अब आप पढ़ते हो ना कि भाई राष्ट्रध्वज के बारे में आप पढ़ते हो, या आपको पता चलता है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा महसूस कर सको कि हमारा राष्ट्र है, ये हमारी ये चीज़ें हैं, हम इनसे कनेक्ट कर सकें, राइट। न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ जो थे वो फोर्ज न्यू लिंक्स, और इन्होंने क्या किया, फोर्ज न्यू लिंक्स का मतलब नए नए संपर्क स्थापित करे। अब पहले क्या है, मान लो कि गुजरात का कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति राजस्थान में रहता है, उसके बीच में कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज़ कॉमन डाल दोगे उसके बीच में तो फिर वो लोग एक दूसरे से लिंक करने लगते हैं। एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़, और इस तरीके से क्या किया गया, जो कम्युनिटीज़ की बाउंड्रीज थी वो रीडिफाइंड, दोबारा से डिफाइन हुई, ठीक है। अब लोग अपने आप को किसी क्षेत्र से सीमित नहीं समझते थे, और वो क्या समझते थे कि भाई हम सब
एक है। ये बड़ा जो एरिया है, इस एरिया में हम सब रहते हैं, हमारे सिंबल सेम है, हमारे जो सॉन्ग्स हैं देशभक्ति वाले वो सेम है, यू नो। तो इस चीज़ ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपस में लिंक किया। इन मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में, द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा तो हुआ नहीं कि रात को लोग सोए, सुबह उन्होंने सोचा बड़े परेशान है भैया हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं उन लोगों से, शाम को उन्होंने उन्हें भगा दिया। नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उसके लिए तो बहुत लंबी एक लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ी थी अपने अधिकारों के लिए, अपने आप को इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि देखो, किसी के पास भी हो, चाहे वो मेरे पास हो, तुम्हारे पास हो, किसी के पास भी हो, अगर निरकुंज पावर आ जाए, अगर ऐसी कोई पावर मिल जाए कि भाई मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं चाहे जो भी कर लूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आदमी ना चाहते हुए भी वो निरकुंज हो जाता है, उस पर कोई अंकुश ही नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हो रहा था ब्रिटिश सरकार के साथ भी, ठीक है, जो हमारे देश में आई। और उसके बाद धीरे 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 जो हमारी पावर्स थी वो कम होती चली गई और उनकी पावर बढ़ती चली गई। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो हम पर पूरी तरह से शासन करने लगे थे, ठीक है। तो हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस जो है वो इमर्ज इन आइडेंटिटी, यही हुआ था कि लोग जो थे वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो थे उनके अंदर ही कॉन्शियसनेस जो थी इमर्ज हुई, किस तरीके से आई कि भाई हमारा भी कोई नेशन स्टेट होना चाहिए। पहली बात तो जगह जगह वो देख चुके थे, लाइक जर्मनी हुआ या फिर हमारा फ्रांस हुआ। देखो, फ्रांस से तो शुरू ही होती सारी कहानी, है ना। तो वहाँ उन्होंने देखा कि यस, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे पीछे छुड़ा सकते हैं। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर भी परेशान हुए और लोगों ने देखा तेरी परेशानी मेरी परेशानी सेम सेम, तो तू और मैं, वो कहते हैं ना दुश्मन दुश्मन, नहीं, दोस्त दोस्त तब बन जाते हैं आपस में जिनका दुश्मन कॉमन होता है ना। तो हमारे भारत में भी ऐसे अलग अलग इलाकों के लोगों का दुश्मन अगर ब्रिटिश सरकार ही थी, वही उन पर अत्याचार कर रही थी, तो वो लोग आपस में अपने आप को एक महसूस करने लगे। इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, कॉलोनीज का क्या मतलब होता है, ब्रिटिश जो होते थे वो जगह जगह अपनी कॉलोनीज स्थापित कर लेते थे, ठीक है। यानी कि अपने शासन वाले क्षेत्र बना लिया करते थे कि यहाँ जहाँ उनका शासन चले, तो ऐसी कॉलोनीज बना लेते थे। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इनटाइमेटली कनेक्टेड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब क्या होता है, देखो, अब ये होता है कि दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक जो राष्ट्रवाद था उसके उदय की जो परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। जगह जगह लोग इनसे परेशान थे और जगह जगह क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड महसूस किया, लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट किए, ठीक है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट यही होता है ना कि आपने हमें अपनी कॉलोनी बना रखा है और हमें मंजूर नहीं है, आप जाइए हम पर, मत कीजिए शासन कोई। पीपल बिगिन, लोगों ने शुरू किया डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, अपनी यूनिटी को डिस्कवर करना शुरू किया। कैसे किया होगा, इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल एंड कॉलोनियलिज्म। अब हुआ ये कि लोगों ने जब देखा कि भाई तुम्हारे साथ भी वही अत्याचार, मेरे साथ भी वही अत्याचार, एक और के साथ भी वही अत्याचार, चौथे के साथ भी वही अत्याचार, तो बोले हम सब ना, सारी प्रॉब्लम सबकी एक ही है, दुश्मन कौन है, ये ब्रिटिश सरकार है। तो वो लोग अपने आप में यूनिटी जो थी एक तरीके से डिस्कवर किया, मतलब उनको समझ में आया कि हम सब, वो लोग यूनाइट हो गए एक तरीके से, है ना, अपने इस स्ट्रगल में। जो उनका स्ट्रगल किसके साथ था, या पूरा जो कॉलोनी उन्होंने बना ली थी उसके खिलाफ इनका स्ट्रगल था। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बाउंड एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और इस सेंस ने कि हम सबको ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है भाई, हम सबको दबाया जा रहा है, हम सब पर एक तरीके से ज़बरदस्ती अपना अत्याचार करा जा रहा है एक तरीके से, है ना, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और ये किस के अंडर में हो रहा है, कॉलोनियलिज्म, है ना, कि भाई ब्रिटिश सरकार आ रही है, कॉलोनी बना रही है और फिर वहाँ पर अपना शासन कर रही है और वहाँ के लोगों को दबा रही है। इसने प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड, और शेयर्ड बॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि लोगों को इसने प्रोवाइड किया क्या चीज़, कि वो लोग आपस में एक बॉन्ड जो है वो महसूस करें। जैसे होता है ना कि तेरा दुख मेरा दुख सेम सेम, तो वो बॉन्डिंग सी बनने लगती है। एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, और अलग अलग ग्रुप्स को उसने आपस में जोड़ा इस तरीके से, प्रॉब्लम्स ने एक तरीके से हमें जोड़ा है ना। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। अब देखो, अब प्रॉब्लम तो सेम थी लेकिन लोगों के देखने का तरीका अलग अलग था। जैसे व्यापारियों को कुछ और प्रॉब्लम लगती थी, किसान को कुछ और प्रॉब्लम थी, उनसे जो टीचर्स थे या वकील थे या डॉक्टर्स थे उन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स लगती थी। प्रॉब्लम्स तो थी लेकिन उस प्रॉब्लम को देखने का सबका अपने अपने नज़रिया और था, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि घर में एक व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या होगी, उसी बंदे के नौकरी छूटने से कि उस बच्चे को स्कूल की फीस नहीं मिल पाएगी। बीवी को क्या प्रॉब्लम होगी कि वो घर में खाना कहाँ से बनाए, पैसा कहाँ से लाए।
नौकरी उसी बंदे की छुट्टी है, राइट, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कुछ ऐसा ही था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप। अब कांग्रेस ने, फोर्ज का मतलब क्या होता है बच्चे, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, इकट्ठा किया उन्होंने, ठीक है। इन ग्रुप्स को साथ में वो लेकर आए गांधी जी, उन्होंने कोशिश करी टुगेदर विद वन मूवमेंट। और गांधी जी ने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाया। एक क्या, गांधी जी ने तो बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, ये पहले मूवमेंट की बात करें। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। बट क्या ये इतना आसान है? क्या गांधी जी ने माइक पे खड़े होकर कहा कि भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं संबोधित करते हुए ये कहता हूँ कि भैया आप सभी इकट्ठे हो जाओ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दावा बोल दो, और सब लोग यस बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, लोगों ने कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा, लोगों को समझाया गया, तरीके गलत लोगों ने अपना लिए, और बहुत कुछ हुआ था। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, है ना, विरोध भी आए। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कुछ लोग कुछ और तरीके से सोचते थे, कुछ और तरीके से कुछ और लोग सोचते थे। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक, जो पुरानी हमने जो किताबें पढ़ी, यू हैव रेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में इन इंडिया अप टू दी फर्स्ट डिकेड। लगभग शुरुआत के जो 10 साल थे उसके बारे में आपने पढ़ा, ऑफ द 20th सेंचुरी के, है ना, 20वीं शताब्दी के शुरू के जो 10 साल थे उसके बारे में आपने पढ़ा। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s। यहाँ जो हमारी पिक्चर जो स्टार्ट हो रही है, जो हमारा चैप्टर है, वो एक मूवी की तरह है, बिल्कुल 1920 से स्टार्ट होता है। इमेजिन करते चलना चैप्टर को, चैप्टर रट जाएगा आपको अच्छे से। 1920 में एंड स्टडी ऑफ नॉन कॉपरेशन पढ़ेंगे हम, इसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर, हम खोज भी करेंगे, हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉट टू डेवलप, मांग करी, कैसे मांग जो है विकसित हुई। यानी कि शुरुआत में कांग्रेस ने कहा कि भाई हमें थोड़ा सा जो है अब सरकार में हिस्सेदारी दो, हिस्सेदारी दो मतलब कि कुछ मंत्री हमारे भी होने चाहिए, है ना। सॉर्ट टू डेवलप, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सॉर्ट टू डेवलप, ये मांग विकसित होती चली गई, ये मांग आगे बढ़ती चली गई। अब थोड़ा थोड़ा करने के बाद हम लोगों ने क्या डिमांड की थी कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हम थोड़े में मानेंगे नहीं, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, है ना। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लोग अलग अलग थे ना, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, है ना, राजस्थानी, गुजराती। तो किस तरीके से लोग मूवमेंट में उतरे, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरीके से नेशनलिज्म ने, राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को उड़ाने दे दी। मतलब पहले तो उन्होंने सिर्फ जैसे सोचा होगा कि यार काश ऐसा हो कि ब्रिटिश चले जाएं और मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारे लोग खुशी खुशी रहें। लेकिन धीरे 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 जब नेशनलिज्म की भावना उनको समझ में आई कि सच्ची में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो किस तरीके से जो उनकी इमेजिनेशन थी उसको उड़ान मिली, राइट। वो और ज़्यादा महसूस करने लगी, यस ये पॉसिबिलिटी है, अगर हम चाहें तो ये हो सकता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वैसे भी वो थीम थी, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, बड़े ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, जस्ट अ मिनट। इन द ईयर आफ्टर 1919, इन ईयर्स को अपनी कॉपी में कहीं साइडों में लिखते चलना, ठीक है। तो 1919 में हम अगर हम बात करते हैं तो वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। हमने ये देखा जो नेशनल मूवमेंट है, ये जो राष्ट्रवाद वाला मूवमेंट है ना, कि राष्ट्र बनाओ, ये जो मूवमेंट था स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा। कहाँ पर? न्यू एरियाज में। पहले कुछ ही एरियाज में होगा, फिर वो धीरे धीरे न्यू एरियाज में भी फैलने लगा। कब? इन द ईयर आफ्टर 1919, 1919 के बाद। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, इसमें नए नए सोशल ग्रुप्स आने लग गए, एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल की नए नए तरीके, मोड्स जो थे वो भी आने लगे, है ना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम किस तरीके से समझेंगे कि डेवलपमेंट्स का, देखो क्या समझना क्या है हमें, कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि पहले लोगों ने नेशनलिज्म को कैसे देखा, क्या उन्होंने कल्पना करी क्या होता है नेशनलिज्म, और किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने पहले इमेजिन किया होगा कि हम ब्रिटिश सरकार को हटाएं या फिर कुछ हिस्सेदारी लें सरकार में, और फिर धीरे 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 जो आइडिया है अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि डेवलपमेंट हुए कैसे। भाई पहले कुछ घटनाएं हुई, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए बड़े बड़े, और राजाओं से भी युद्ध हुए थे अंग्रेजों के, राइट। तो किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, किस तरीके से हम समझेंगे इन डेवलपमेंट्स को, एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। और जब ये डेवलपमेंट हो रहे थे तो इनकी इम्प्लीकेशंस, मतलब लिखिए इसका, इम्प्लीकेशन वर्ड का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। और जब ये डेवलपमेंट हो रहे होंगे तो इनके परिणाम क्या निकलते जा रहे थे, हर बार ऐसा तो था नहीं,
हम ही जीत जाते थे, हमारा ही सब कुछ बढ़िया हो जाता था, ऐसा भी नहीं होता। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। किस वॉर की ये बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि बहुत भयंकर थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जानिए आप लोग कि हम लोगों का, भारत का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, हमारी डायरेक्ट किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार, आपको पता है कि वो युद्ध लड़ रही थी। अब जब वो युद्ध लड़ रही थी तो उनके पास सैनिकों की कमी थी। सैनिकों की कमी थी तो वो कमी कहाँ से पूरी की जा रही थी? वो हिंदुस्तानी अपनी कॉलोनियों से ला रहे थे, केवल हिंदुस्तान से नहीं, बाकी कॉलोनियों से भी लाए होंगे। अब हम अपनी बात कर रहे थे कि वो हमारे हिंदुस्तान से जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को सिपाही बना रही थी, ठीक है। और क्या हो रहा था भाई? पैसा, पैसा कहाँ से? कोई युद्ध लड़ा जाएगा तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, हथियारों की ज़रूरत होगी, ठीक है भाई। सैनिकों के खाने पीने के लिए भी चाहिए। और सोचो, जो खाना उगाते हैं किसान, उनको आप उठा के ले जा रहे हो, आप सैनिक बना रहे हो। यहाँ उगाने वाले भी लोग कम हो गए, है ना। तो इकोनॉमिक जो है वो सिचुएशन भी बहुत बिगड़ गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें खर्चा भी बहुत हुआ। डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब लिख लीजिए खर्च जो हुआ था, राइट। सुरक्षा के लिए, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जो खर्च था वो भी बहुत बढ़ा दिया। विच वॉज फाइनेंस्ड, और पैसा कहाँ से आता था? बाय वॉर लोन्स, है ना। तो वॉर लोन्स लिए जाते थे युद्ध के लिए, पैसा उधार लोगे आप कहीं से, एंड कहाँ से लोगे? फिर इंक्रीज करोगे टैक्स। तो वो टैक्स किससे लेते थे? हमसे लेते थे, है ना। हिंदुस्तानियों से टैक्स वसूल करते थे, क्योंकि जब भी सरकार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो ऐसा तो नहीं करती मशीनें नोट और छाप लो, वो लोगों से टैक्स लेती है, वो और ज़्यादा पैसे बढ़ा देती है, जगह जगह चीज़ों पे महंगाई आ जाती है, ठीक है। तो उन्होंने भी ये किया कि वॉर लोन्स लिए। वॉर लोन्स किससे लिए जाते हैं? जैसे दूसरे देशों से आप पैसा उधार ले लो, या जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा पैसा, उनसे उधार ले लो। वॉर लोन्स चुकाएंगे तो फिर कौन चुकाएगा? हमारे टैक्स से पैसे चुकाएंगे, ठीक है। तो टैक्स को उन्होंने बढ़ा दिया, वॉर लोन्स उन्होंने लिए। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई। यानी कि अगर हमारे देश में कोई चीज़ आ रही है तो उस पर जो ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, लेट सपोज एक चीज़ 100 रुपये की है, उसको लाने का खर्चा उन्होंने बोला कि हमको 10 रुपये देना, और आप अंदर इंडिया में ला सकते हो उस चीज़ को। 10 की जगह 50 रुपये या 20 रुपये, 30 रुपये वो लेने लगे, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ रेज की गई, एंड इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। आपने 100 रुपये कमाए तो गवर्नमेंट बोलती है हमको 30 रुपया दो, ठीक है, ये आपकी इनकम पर टैक्स है। उसके बाद आप जो जो सामान खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स लगता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो कितना सारा पैसा हमारा सब टैक्स में चला जाता है, राइट। बट वो भी तो ज़रूरी है ना, अगर हम टैक्स नहीं देते तो हमारी सड़कें कैसे बनेंगी, नो, हमारा रेलवे सिस्टम कैसे चलेगा, बहुत सारे सिस्टम है ना। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ समझ लो कि यहाँ युद्ध के लिए सब कुछ हो रहा था। 4 पॉइंट हमने याद करने हैं यहाँ पर। कौन कौन से? वॉर लोन्स बढ़ाए गए, टैक्स इंक्रीज किए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई थी, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज। अब जब वॉरियर्स चल रहे थे, वॉरियर्स का मतलब जो था, जो युद्ध वाले साल चल रहे थे, उन दिनों की बात है ये, कि प्राइजेस जो थे वो इंक्रीज किए गए, डबल हो गए थे चीज़ों के प्राइजेस, डबलिंग बिटवीन 1913 से 1918 के बीच में। अगर एक चीज़ 10 रुपये की आती है तो वो 20 रुपये की आने लगी थी। अब कमाने का जरिया तो उतना ही रहा ना, लेकिन खर्चे डबल होने लग गए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल। और इस वजह से क्या हो रहा था? लीडिंग मतलब ले जा रही थी उस तरफ, किस तरफ? कठिनाइयों की तरफ ले जा रही थी कॉमन पीपल के जीवन को, इस तरह की चीज़ें। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन। कॉल्ड अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा? बुलाया गया। लिखो इस वर्ड का मीनिंग, कॉल्ड अपॉन मतलब बुलाया गया। टू सप्लाई सोल्जर्स, विलेजर्स को बुलाते थे, कहते थे आप सब क्या बन जाओ? सिपाही, हमें सप्लाई करो, हमें सिपाही दो, मतलब सिपाही बन जाओ एक तरीके से। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट होता था, यानी कि ज़बरदस्ती। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती, सेना में भर्ती करना। इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब जो गांव ग्राम के क्षेत्र थे, देखो बहुत सारे वहाँ पर, मान लो 50 लोग जो हैं वहाँ पे किसान हैं, 50 लोग में से 40 लोगों को आप उठा के लेके सिपाही बनाना है। गाँव में खेती करेगा कौन? और फिर मरना है तो हम क्यों मरे? हम तो युद्ध में हैं ही नहीं, हम तो भारतीय हैं, हमारा तो किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था उस वक्त, तो हम मर भी रहे हैं तो किसके लिए मरे? तो बड़ा गुस्सा आ रहा था लोगों को, गांव के लोगों का। आप किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता आप उठा के ऐसे ले जाओगे, सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो, और ज़बरदस्ती उसको भर्ती कर दोगे, और कल को वो मर जाए, ठीक है। तो लोगों को तो था ना कि मर भी जाएगा, तो अगर हम अपने देश के लिए मर रहे हैं तो समझ भी आता है हम क्यों मर रहे थे। वो समझ नहीं आ रहा हम क्यों मर रहे हैं। जीतेंगे तो हमारा क्या, हारेंगे तो हमारा क्या, राइट।
तो ये सब हो रहा था, तो लोगों को ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा था। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लोग उस समय गुस्से में क्यों थे, क्यों शुरू हुआ था, तो ये तो फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से भी हुआ था। एंड देन उसके बाद क्या होता है, 1918 से 1990 तक एंड 1920 से 21 तक क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब बदकिस्मती इतनी ज़्यादा थी उस वक्त कि जो हमारी फसलें थी ना वो भी बर्बाद हो गई। 18-19 वाली जो फसल थी वो भी बर्बाद हुई, 19-20 वाली बच गई होगी, लेकिन 20-21 में फिर बर्बाद हो गई। बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक तरफ तो ये सब चल रहा था, है ना, युद्ध वुद्ध चल रहा था। युद्ध 1918 की बात करें तो वहाँ से ये कहानी खत्म हुई अगर, ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई होगी, तो 18 से लेकर 21 तक ये क्रॉप फेलियर वाला का जो है ये प्रॉब्लम आ गई। अब फसल ही खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली पूरे देश में खाने की जो है वो कमी हो जाएगी, है ना। एंड दिस वाज एक्कम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तीसरी प्रॉब्लम भी पीछे खड़ी हुई थी। इसमें क्या हुआ, महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड का मतलब लिखिए महामारी, एक साथ बहुत सारे लोग जो थे वो बीमार हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया सबको। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस, सेंसस वर्ड का मतलब लिखिए आप जनगणना, है ना, काउंट करते हैं ना। मान लो कि हमारे देश में 100 लोग रहते हैं, तो पता चला कि भाई 20 लोग जो हैं वो फेमाइन से मर गए, 20 जो हैं वो एपिडेमिक से मर गए। तो इस तरह की काउंटिंग की जाती है, राइट। सेंसस में जनगणना, लोगों की गिनती की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियंस, नंबर याद कर लो, 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे पैरिश्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश्ड, मतलब लिखिए मारे गए, लोग मारे गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब भुखमरी जो वहाँ पर आ गई थी, खाने को नहीं मिल रहा था। एंड एपिडेमिक, बीमारी, यानी जो लोग भूख से नहीं मरे उन्हें बीमारी ने मार दिया, और जो बीमारी से नहीं मरे उन्हें भूख ने मार दिया। और लगभग 12-13 मिलियन जो ले 1921 तक आते हैं उस साल में ये लोग मारे गए थे, राइट। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। लोगों ने ऐसा सोचा, कल्पना की कि भाई चलो एक बार ये वॉर खत्म हो जाए ना तो हम सबकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बट दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ था, राइट। वॉर के बाद ऐसी कोई भी तब्दीली, कोई भी बढ़िया सा हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने हमें मिठाई के डिब्बे खिलाए, बोले आज़ाद हो गए, चलो चलो आप लोगों ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, राइट। एंड एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड। अब आता है हमारा फिल्म का 10 हीरो, है ना। तो आज़ादी के सबसे बड़े हीरो हैं हमारे गांधी जी। अब वो आते हैं एट दिस स्टेज, अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और उन्होंने बताया एक नया तरीका स्ट्रगल का, ठीक है। मारने पीटने से उन्होंने बोला कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब तो फिर वो नया मोड कौन सा, हमारे पास तो एक ही तरीका था ना कि अगर कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो पकड़ के मार लो या तो फिर मर जाओ, है ना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, एक बहुत सही तरीका है जो मैंने अपनाया था साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी अपनाऊंगा। बताएंगे अब वो कौन सा तरीका है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, राइट। अच्छे से समझ में आ रहा है, होप आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। इंपॉर्टेंट है वन लाइन के लिए। महात्मा गांधी इंडिया कब वापस आए थे, गए कहाँ थे, पाकिस्तान गए थे? नहीं, पाकिस्तान नहीं गए थे। कहाँ गए थे भाई, साउथ अफ्रीका गए हुए थे। एज यू नो, जैसा आपको पता है, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम। अब महात्मा गांधी जो थे वो गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ये लोग पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस भी करी थी, ठीक है। तो वहाँ पे रेसिस्ट रेजिम, इस वर्ड का मतलब लिखिए, रेसिस्ट रेजिम का मतलब होता है नस्ल भेदी सरकार, है ना। नस्ल में भेद करने वाली सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि गोरे लोग और काले लोग, मेरी नस्ल, लेट सपोज मैं भारतीय हूँ, मैं काले नस्ल की हूँ, ठीक है, और अंग्रेज़ जो हैं वो बिल्कुल गोरे होते हैं, तो गोरे नस्ल के हैं। और वहाँ पर ये गवर्नमेंट करती थी कि गोरे लोगों के कुछ और अधिकार हैं और बेचारे काले लोगों के कुछ और अधिकार ही नहीं है ना, ज़्यादा कुछ अधिकार ही नहीं मिले हुए थे। तो ये भेद क्यों, गांधी जी का ये मानना था, ठीक है। इसके खिलाफ उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी वहाँ पर भी, और सत्याग्रह के माध्यम से लड़ी थी। ये नहीं कि विषम कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं मतलब चाहते थे ऐसा। विद नॉवल मैथड, इनका मैथड बहुत ही नॉवल था, बड़ा पवित्र, बड़ा अच्छा सा इनका मैथड था ऑफ मास एजिटेशन। मतलब देखिए, मास एजिटेशन का मतलब होता है जन आंदोलन। ये लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करते थे, जन मतलब लोग, आंदोलन करते थे, मतलब तो इनका एक तरीका था कि लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करना किसी भी प्रॉब्लम के खिलाफ, विच ही कॉज्ड सत्याग्रह, और इसको वो बोलते थे सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज करता है द पावर ऑफ ट्रुथ को। आइडिया ऑफ सत्याग्रह किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करता है कि भाई ये क्या है, ये है सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की जो पावर है उसको बताता है कि सच में बहुत पावर है
आप सच बोलिए एंड नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ। और ये बताता है सत्याग्रह एम्फेसाइज इस बात पे भी करता है कि ज़रूरत क्या है सच की खोज करने की, ठीक है। इट सजेस्टेड, ये सजेस्ट भी करता है ना, दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, तो यहाँ पर कॉज का मतलब है उद्देश्य ना कि कारण, कि अगर आपका उद्देश्य जो आप चाहते हो, अगर आपका एम, कॉज का मतलब यहाँ एम है, वो सच्चा है, ठीक है। इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका जो स्ट्रगल है वो अन्याय के अगेंस्ट है, अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तो फिर हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर, आपको ऑपरेसर को दबाने के लिए, उससे फाइट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है फिजिकल फोर्स की। विदाउट सीइंग वेंजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, आप बिना जो है किस चीज के, यानी कि बिना किसी प्रतिशोध के, बिना किसी बदले की भावना के, और बीइंग एग्रेसिव, बिना गुस्सा हुए, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल। तो वो ये कहते थे गांधी जी कि एक सत्याग्रही जो है वो युद्ध को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलकर, ठीक है। अब आते हैं आगे, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, अप्लाइंग नहीं है, अपीलिंग है, ठीक है। दिस कुड बी डन, ये कैसे हो सकता था, बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर, कि आप न उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को झंझोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर अपीलिंग का मतलब क्या है, झंझोड़ देना, और कॉन्शियसनेस क्या होती है भाई, बंदे के अंदर उसको खुद ही फील हो जाए कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ, ठीक है। पीपल, ऑपरेसर को मिला लो अगर उसके साथ साथ, हैड टू बी परस्यूडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परस्यूडेड? परस्यूडेड का मतलब आप लोग सब लिखिए, प्रेरित करना, ठीक है। हैड टू बी, उसको प्रेरित किया जाए टू सी द ट्रुथ, कि भाई सच देखो, आप गलत कर रहे हो, राइट। इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ लेना। लोग और ऑपरेसर को मिलाकर लोग कहना चाहिए, मतलब जो दमन कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको मिलाकर हम कहें तो उनको प्रेरित किया जाए इसमें कि वो लोग भी सच देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये नहीं कि मार पीट करके आपने उन्हें बम दिखा दिया और कह दिया कि आप गलत कर रहे हो ना, और वो डर जाएंगे, हाँ भाई गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। नहीं भाई, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को झिझोड़ो, ये है सत्याग्रह। उन्हें एहसास दिलाओ कि आपने कितना गलत किया हमारे साथ, राइट। तो महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, बाय दिस स्ट्रगल थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ये सब नहीं करना था, उनको एक्सेप्ट नहीं कराना था, राइट। बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के द्वारा ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प, और इस तरीके से जो सच था, ट्रुथ वाज बाउंड टू, मतलब अंततः सत्य की जो है वो एक तरीके से जीत होती है, ठीक है। सॉरी, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका ये विश्वास था कि ये जो धर्म है ना, किसका, नॉन वायलेंस का, ये जो है लोगों को यूनाइट कर सकता है, एक कर सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, जब महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो महात्मा गांधी जो है इस सत्याग्रह मूवमेंट को बहुत सारी अलग अलग जगह पर बड़े ही सफलतापूर्वक, मतलब उन्होंने जब ये सत्याग्रह किया तो सफल हुआ उनका सत्याग्रह, वो इस मूवमेंट को करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1917 की, 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। उन्होंने यात्रा करी थी चंपारण बिहार की। वहाँ पर क्या हो रहा था, टू इंस्पायर द पीजेंट्स, इंस्पायर करना किसी को है ना, प्रोत्साहित करना। उन्होंने प्रोत्साहित किया किसको, पीजेंट्स को, किस चीज़ के लिए भाई, स्ट्रगल करने के लिए अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहाँ पर बागान में इन लोगों से ज़बरदस्ती चीज़ें उगवाई जाती थी, या ज़बरदस्ती अगर इनसे काम कराया जाता तो इन्होंने कहा, बिहार चंपारण में जब ये गए, उन्होंने देखा किसानों की दशा को, तो इन्होंने कहा भाई आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप ऐसा नहीं कि आपका शोषण हो रहा है तो आप होने ही दीजिए। इन 1917 अगर हम बात करते हैं, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो फिर 1917 में एक और घटना होती है, खेदा गुजरात में जाते हैं और वहाँ पर किसको सपोर्ट करते हैं, पीजेंट्स को, किसानों को सपोर्ट करते हैं, राइट। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर, और उनकी ज़िंदगी जो होती है प्रभावित हो रही होती है किस चीज़ से, क्यों खेदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में ऐसा क्या हो रहा होता है, क्रॉप जो होती है इनकी फेलियर हो जाती है, और प्लेग एपिडेमिक, बीमारी जो है प्लेग की, वो जो चूहे से होती है ना, वो फैल गई होती है वहाँ पर। द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। आप पीजेंट्स जो थे, वहाँ के जो किसान थे बेचारे, क्योंकि एक तो क्रॉप फेलियर हो गया और दूसरा रीज़न था कि प्लेग एपिडेमिक आ गया, तो ये लोग बेचारे रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। दैट वर डिमांडिंग, है ना, एंड वो डिमांडिंग, और वो क्या डिमांड कर रहे थे भाई वो किसान, दैट रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड। भाई मत लो इस बार हमसे टैक्स, जो कर आप हमसे लेते हैं, वो अंग्रेजी सरकार से कह रहे थे कि प्लीज़ वो कर आप हमसे
मत लीजिए, क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई या हम लोग बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, हम कैसे आपको कर दे दे, राइट। रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं लोगों पर। अब इन 1918 एक और कहानी आती है, फिर महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद जाते हैं। किस लिए जाते हैं? टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट, वहाँ पे भी करते हैं। किस लिए? अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। उनके साथ भी अगर सही व्यवहार नहीं हो रहा था कॉटन मिल वर्कर्स के साथ, तो ये नहीं है कि गांधी जी सिर्फ किसानों का ही साथ दे रहे थे, उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी 1918 में अहमदाबाद में जाकर सत्याग्रह मूवमेंट किया था। और ये डेट्स आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आता है रॉलेट एक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मतलब नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, बीएड एग्जाम और समवेयर लाइक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर एम्बॉल्डेड विद सक्सेस। अब एम्बॉल्डेड विद सक्सेस का मतलब होता है उत्साहित, सक्सेस से उत्साहित। गांधी जी क्योंकि सक्सेस मिल रही थी, पीछे पीछे उन्होंने जो सत्याग्रह किए उसमें उनको एक तरीके से जीत मिली थी। गांधी जी इन 19 एम्बॉल्डेड वर्ड का मतलब लिखो, अगर नहीं लिखा है तो उत्साहित, है ना। उत्साह कब होता है? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है और फिर वो फिर से फर्स्ट आ गया, तो फिर तो तीसरी बार तो उसको लगता है कि येस आई कैन डू इट, उसके अंदर वो भावना आ जाती है कि जो मेथड मैंने अपनाया वो मेथड सही है। तो एम्बॉल्डेड विद द सक्सेस, गांधी जी जो थे अपनी सफलता से उत्साहित थे। गांधी जी ने इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। उन्होंने कहा भाई पूरा राष्ट्रवादी, नेशन वाइड क्या होता है? राष्ट्रव्यापी, जो पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो, जो पूरे राष्ट्र में हो, ऐसा सत्याग्रह चलाऊंगा मैं। किसके लिए? अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में एक एक्ट पास हुआ था, वो था रॉलेट एक्ट। अभी आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, ठीक है। और इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड, बड़ी जल्दी में, हरीडली क्या होता है बच्चे, बड़ी जल्दी में पास किया गया था। किसके द्वारा? थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन हुआ था, अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स ने कहा कि भाई ये एक्ट गलत है, आप इसे मत पास कीजिए, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद कीजिएगा इस वर्ड को, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये वाला कानून तो अब लागू होना ही है। इट गिव द, और ये कानून क्या था? इट गिव द गवर्नमेंट इनॉमरस पावर्स। इस कानून ने जो सरकार को था वो इनॉमरस मतलब बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी। किस चीज़ की पावर? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाया जा सके। कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं? जो जो नेता थे ना इनके खिलाफ खड़े हो रहे थे हमारे देश के, उनके खिलाफ, मतलब उनकी वजह से ऐसा किया गया था कि उनको दबाने के लिए, उनको रिप्रेस करने के लिए, राइट। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। डिटेंशन मतलब एक तरीके से जेल में डाल देना, ठीक है, जेल में रखने का अधिकार दे देना। किसको? ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना 2 साल के, देखो 2 साल का ट्रायल, 2 साल तक उन्होंने बोला कि आप जेल में रख सकते हो। रॉलेट एक्ट में ये था कि एक आदमी जिस पे आपको ये शक है, शुबा है, या ये देश के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, आप उसको लीजिए, उसको जेल में बंद कर दीजिए 2 साल तक, कोई ज़रूरत नहीं उसको जज के पास भी ले जाने के लिए, पड़े रहने दीजिए उसे जेल में। तो कितना गलत कानून ये था, है ना। तो भाई उसे अपनी बात रखने का मौका तो दिया ही नहीं जा रहा था इसमें। 2 साल तक, मतलब बंदा कुछ भी ना कर रहा हो तो भी 2 साल तक क्या वो जेल में रहना सही है? उसका बिल्कुल गलत है। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी चाहते थे एक नॉन वायलेंट, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा सिविल डिसओबीडियंस कि आप सरकार को डिसओबे करें, उसकी बात ना माने, ऐसा मूवमेंट उन्होंने किया अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, इस इतने गलत कानून के खिलाफ। विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेट भी, 1919 6 अप्रैल, 6 अप्रैल की तारीख याद रखना। महात्मा गांधी ने कहा हड़ताल, ठीक है। हड़ताल का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है, बात नहीं सुननी, राइट। अब क्या हुआ इसके बाद? रैलीज वर ऑर्गेनाइज, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। रैली देखियोगे ना अपने सड़क पे बहुत सारे लोग ग्रुप बना के चलते हैं, नारे वारे लगाते हैं। इन वेरियस सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज बनी, ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे, क्योंकि ये लोग भी तो कंपनी में काम करते थे ना अंग्रेज़ों की, अब आप काम ही नहीं करोगे तो अंग्रेज़ों की कंपनी का उस दिन तो मुनाफा गया, तो स्ट्राइक कर दी इन्होंने। इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स, ये सब भी क्लोज डाउन हो गई थी। तो जो वर्कर्स थे वेंट ऑन स्ट्राइक चले गए थे। इन रेलवे वर्कशॉप्स में भी शॉप्स जो थी वो भी क्लोज कर दी गई थी। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ग। अब इस सबसे ना इतना ज़्यादा ये सब जब हो रहा था, इस अपसर्ग यानी इस चढ़ाव से, है ना। अपसर्ग का मतलब देखो चढ़ाव, चढ़ाव क्या था, किस चीज़ का चढ़ाव था? इस चीज़ का चढ़ाव था कि जो उनका एक तरीके से मूवमेंट था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, है ना। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ग, किस तरीके से जो लोग थे
ये जो इनका मतलब घबरा गए थे, अंग्रेज़ भी ना एकदम घबरा गए थे कि यार ये सब क्या हो रहा है अचानक से ही ना। तो रैली निकल रही है, स्ट्राइक हो रही है, शॉप सारी क्लोज हो गई हैं। तो इस सब से ना बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड स्केयर्ड द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और लोग किस बात से और डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो भाई जो टेलीफोन लाइन्स हैं या फिर ये जो रेलवेज़ हैं, ठीक है, रेलवेज़ एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्ट्रप्टेड, क्योंकि इनका काम तो इसी से चलता था। ये यहाँ से कच्चा माल अपने देश में भेजते होंगे, वहाँ से मंगाते होंगे, टेलीफोन पे बात करते होंगे, रेलवे सिस्टम इनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। तो ये सब कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर लोग रेलवे लाइन पे जाके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन नहीं चल पाएगी, ट्रेन नहीं चलेगी तो इनका सामान आगे नहीं जाएगा, वहाँ से सामान नहीं आएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो ये लोग बहुत घबरा गए अंग्रेज लोग। एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन। लिखिए इस वर्ड का मतलब, क्लैम्प डाउन मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को दबाने के लिए आता है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया क्लैम्प डाउन करने के लिए ऑन नेशनलिस्ट, ठीक है। तो नेशनलिस्ट लोगों को उन्होंने क्या किया, क्लैम्प डाउन करना शुरू किया, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं आप। लोकल लीडर्स वर पिकड अप। जो लोकल लीडर्स थे वहाँ के उनको उठा लिया गया। पिकड अप कैसे, ऐसे थोड़ी कि चल रहे सड़क पे ऐसे ही उठा लिया, मतलब जेल में डाल दिया एक तरीके से, पिकअप कर लिया गया। कहाँ के, फ्रॉम अमृतसर, उधर बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा था। एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। और महात्मा गांधी को बिल्कुल कहते हैं ना आप दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकते, ऐसा कर दिया गया महात्मा गांधी के लिए कि बिल्कुल आप, क्योंकि भाई महात्मा गांधी की लोग बात बहुत सुन रहे थे। इनके उत्साहित करने पर लोग जो थे वो पूरा मतलब इनको सपोर्ट भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भड़क भी रहे थे एक तरीके से। तो उनको उस समय बार्ड कर दिया गया, एक तरीके से रोक लगा दी गई उन पर एंटरिंग दिल्ली। ऑन 10 अप्रैल की अगर हम बात करें तो पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल की बात है, इसे कंफ्यूज मत करना जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 6 अप्रैल को एक हड़ताल होती है, 10 अप्रैल तक आते आते गांधी जी को मना कर दिया जाता है कि आप दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। और अमृतसर में पुलिस जो है एक पीसफुल जो प्रोसेशन चल रहा होता है, एक जुलूस जो चल रहा होता है, उस पर गोलियां चला देती है। प्रोवोकिंग मतलब एक तरीके से भड़क जाते हैं वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक। भड़के हुए लोग जो होते हैं, क्योंकि आप बंदूकें चला दोगे, गोली चला दोगे, किसी का परिवार मर जाएगा, लोग तो भड़केंगे ही ना। तो लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया भड़क के, बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशन पर। अब इसके बाद फिर क्या होता है, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, राइट। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। अब इस मार्शल लॉ में क्या होता है कि हम जो हैं वो लोगों को गोलियों से भून सकते हैं, अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो मारने का अधिकार मिल जाता है एक तरीके से, राइट। तो जनरल डायर को जो है वो कमांड दे दी जाती है। अब आता है हमारा हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक इंसिडेंट था, है ना, बहुत ज़बरदस्त ये घटना हुई थी ऑन 13 अप्रैल। 6 अप्रैल को हड़ताल, 10 अप्रैल को गोलियां चलाना, गोलियों के वजह से लोगों का बैंकों पर और ऑफिस पर बमबारी करना और वट एवर जो भी उन्होंने तरीका अपनाया होगा। अब होता है फिर उसके बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि मार्शल लॉ जो है वो ला दिया जाता है। मार्शल लॉ आता है और फिर जनरल डायर आता है, जो कि बहुत ही क्रूर एक व्यक्ति था। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इंसिडेंट टुक प्लेस मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑन दैट डे इज दिन अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो जलियांवाला बाग, एक जगह, एक ग्राउंड है, वहाँ पर इकट्ठे होती है। और वहाँ पर एक ही दरवाज़ा था, राइट, इनक्लोज थी, एक तरीके से बंद जगह थी और वहाँ पे एक ही दरवाज़ा था अंदर घुसने का भी। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेन द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। रिप्रेसिव मेजर्स का मतलब आप लिखिए जल्दी से, देखो रिप्रेसिव मेजर्स का मतलब होता है दमनकारी कानून, जो गवर्नमेंट ला रही थी ना, लोगों को दबाने के जो कानून ला रही थी। तो कुछ तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, है ना। और अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ जो आए थे वो आए थे बैसाखी के फेयर को, मेले को अटेंड करने के लिए। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में आप इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे एक जगह, अगर इकट्ठे हो गए तो मतलब पुलिस पर आप पे कार्रवाई कर सकती थी, मार सकती थी, राइट, बहुत सारी चीज़ें थी। दैट हैड बीन इम्पोज। आप भैया देखो गाँव वाले बेचारे सीधे साधे लोग, उस समय मोबाइल तो होता नहीं था कि आलो आलो मार्शल लॉ लागू है, बाहर मत निकलना, लोगों को पता ही नहीं था गांव वालों को कि मार्शल लॉ है, हमें इकट्ठा नहीं होना, हम 4 लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते यहाँ पर। और वहाँ तो मेले लगे हुए थे भाई, ये सब कुछ हो गया, लोग वहाँ पे इकट्ठे भी हो गए, ठीक है, उन्हें पता नहीं था। डायर जो थे एंटर्ड द एरिया। जनरल डायर जो हैं उस जगह पर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग, या तो वो फेयर में आए हुए हैं इनोसेंट लोग, है ना, मेला, बच्चे झूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और कुछ लोग तो हाँ कुछ लोग आए थे वहाँ पर जो इनके कानून है, ख़राब कानून है, उनके खिलाफ बोलने के लिए भी आए थे। अब उसने क्या किया, जनरल डायर आता है, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स। जितने भी बाहर निकलने के रास्ते होते हैं उनको ब्लॉक करा देता है।
ओपन्ड फायर ऑन द क्राउड। ओपन्ड फायर का मतलब होता है अंधाधुंध गोलियां चला देना, और लोगों पर अंधाधुंध वो गोलियां चलवा देता है द क्राउड पर, ठीक है, एंड किलिंग हंड्रेड्स, और सौ लोग जो होते हैं उसमें मारे जाते हैं। हिज ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या करना चाहता था, एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, उसने बाद में बताया कि उसने किस वजह से ऐसा किया था, वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। वो क्या कहता था कि मैं एक नैतिक प्रभाव जो है वो लोगों में डालना चाहता हूँ, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। वो बोलता था ये जो सत्याग्रही है ना, मैं इनमें ये फीलिंग डालना चाहता हूँ टेरर की, डर की। वो मतलब भी टेरर ही होता है, एक डर ही होता है, विस्मय ही होता है, भय का हावी होता है। तो मैं ये जो फीलिंग है इनके अंदर डाल देना चाहता हूँ। अगर मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा तो अगली बार कोई सत्याग्रही हमारे खिलाफ बोलने से बहुत डरेगा, राइट। तो ऐसा भय पैदा कर देना चाहता था। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। अब जैसे ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो खबर होती है वो फैलती है, तो क्राउड्स जो होते हैं, मतलब भीड़ जो होती है, वो सड़कों पर उतर आती है इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, है ना, नगरों में। नॉर्थ इंडिया के इसी साइड की घटना हुई ना, नॉर्थ इंडिया की घटना हुई नहीं, जलियांवाला बाग की। लोगों को पता चला तो लोग जो थे वो सड़कों पर उतर आए गुस्से में, भयंकर गुस्से में। द वो स्ट्राइक्स, लोगों ने स्ट्राइक करी, क्लैशेज हुए विद दी पुलिस। क्लैशेस का मतलब मुठभेड़ होना है ना, पुलिस इधर से मार रही है, लोग उधर से मार रहे हैं। एंड अटैक्स ऑन दी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लोगों ने गुस्से में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक किए। एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। और ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब आप सभी लोग लिख लें, ब्रूटल रिप्रेशन होता है किसी भी चीज़ को निर्ममता से कुचलना। निर्ममता मतलब जिसमें ममता ही ना हो, इतने बुरे तरीके से उन्होंने मारना, पीटना और इसको कुचला गया, है ना, निर्ममता यही होता है। तो ब्रूटल, बुरी तरीके से मारा गया और बुरी तरीके से इसको दबाया गया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, और वो क्या चाहते थे, ह्यूमिलेट करना, अपमानित करना चाहते थे, ठीक है। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। और देखो किस तरीके से अपमानित किया। सत्याग्रहियों से क्या कहा गया कि आप अपनी नाक रगड़िए ग्राउंड पर, क्रॉल कीजिए स्ट्रीट्स पर, एंड डू सलाम, सल्यूट मारिए टू ऑल साहिब्स, जितने भी साहिब लोग होते हैं ना, साहिब कौन, ये पुलिस वाले, इनके जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे उनको। एंड पीपल वर फ्लोज्ड एंड विलेजर्स अराउंड गुरु गुंजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान में अब ये जगह है, वर बॉम्ब, यहाँ पर बॉम्ब भी डाला गया। फ्लोज्ड वर्ड का मतलब लिखिए, इन्हें कोड़े मारे गए थे, FLOGGED, इस वर्ड का मतलब लिख लो। इसका मतलब ये है कि लोगों ने नाक रगड़वाई, और इसका वर्ड का मतलब होता है कोड़े मारे गए। तो फ्लोज्ड मतलब होता है कोड़े मारे गए लोगों को, है ना। ये सब लिखना आप अपनी बुक, जब आप आंसर शीट में लिखो तो सारी घटनाएं लिखना कि इतना अत्याचार इस हद तक हुआ था ये, है ना। बम तक फेंक दिए गए थे। ये जो जगह थी ये थी गुंजारावाला, पंजाब में जो है आज, ठीक है। तो सीइंग वायलेंस स्प्रेड, अब महात्मा गांधी ने देखा कि यार ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलो, मारो पीटी मत करो, लेकिन अब पब्लिक काबू में नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ, मतलब वापस ले लिया अपना मूवमेंट। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैज़ बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, हम ये जानते हैं क्योंकि भाई हमें पता है जैसे जैसे ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ये फैला, ये मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली। हाँ ये ठीक है, वाइल्ड, जबकि सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था, लेकिन इट वाज स्टिल लिमिटेड था मोस्टली टू द सिटीज़ और टाउन्स तक, है ना। पूरे ऐसे भारत में एक साथ नहीं फैल पाया था। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो देखो एक एरिया तक इसे फैला पाए थे रॉलेट सत्याग्रह को। तो गांधी जी को लगा कि यार नहीं, एक ही पर्टिकुलर जगह पर है, मुझे कोई ऐसा मूवमेंट की ज़रूरत है अब जो पूरे मतलब पूरे भारत में, है ना, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो। जो मतलब ब्रॉड बेस्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दूरी तक जो है एक तरीके से बड़े लेवल का, है ना, जिसमें जन आधार हो, ज़्यादा जन आधार हो, जिसमें ज़्यादा लोग हमारे साथ आ सकें, ठीक है। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। अब ये बात भी ये समझ गए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को मैं जब तक एक नहीं करूँगा, जब तक पास नहीं लाऊंगा, ये आपस में लड़ लेंगे, है ना, तो इस मूवमेंट को मैं एक दिशा नहीं दिखा पाऊंगा, एक आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस, अब क्या डू करना था उनको, करना क्या था, हिंदू मुस्लिम को साथ लाना था, राइट। एक तरीका उनको क्या दिखाई दिया, वॉज टू टेक अप। क्या होता है टेकअप वर्ड का मतलब, लिखो जल्दी से आप लोग, उठाना। तो उन्होंने क्या उठाया मुद्दा, खिलाफत इशू का मुद्दा उठाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हारा कौन था, ऑटोमन टर्की वाले हारे थे। एंड देयर वर र्यूमर, एक अफवाह थी, देखो अभी तक भी ये नहीं कि फैक्ट था, एक र्यूमर थी क्या,
कि दैट हार्श पीस ट्रिटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज, कि बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा भयंकर जो है वो ट्रिटी है ना संधि की जाएगी और क्या लगाया जाएगा, इम्पोज की जाएगी किस पर, ऑटोमन एम्परर पर। मतलब इस तरीके से होता है ना कि अब आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, आपको अपनी ज़मीनें देनी पड़ेंगी, ऐसी ऐसी ट्रिटी संधियाँ होती हैं ना, आप हार गए आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, राइट। अब द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड कौन थे, द खलीफा, इन पर लगाई जाएगी ऐसा माना जा रहा था, सब र्यूमर फैली थी। अब टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, टेम्पोरल पावर्स का मतलब लिखिए तत्कालीन पावर्स, उस समय की शक्तियाँ जो खलीफा के पास थी। ऐसा लग रहा था कि खलीफा के हाथ से शक्तियाँ ही छीन ली जाएंगी, सारी की सारी उनसे वापस ले ली जाएंगी, लेकिन मुसलमान तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो खिलाफत कमेटी जो थी वो फॉर्म की गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन डिस्कसिंग, इन्होंने स्टार्ट किया डिस्कस करना विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू। तो इन्होंने बुलाया, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया मोहम्मद अली और शौकत अली भाई दोनों आओ, है ना, दोनों भाई थे ये, और उन्होंने कहा कि भाई पॉसिबिलिटी बताओ क्या है, यूनाइट कैसे किया जाए इस एक्शन को, इस इशू को, मतलब किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को एक तरीके से यूनाइट किया जाए इस सब में, ठीक है। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी के साथ ये लोग डिस्कस करने लगे अबाउट द पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन, हम किस तरीके से करते हैं बहुत बड़ी भीड़ वाला एक्शन ऑन दिस इशू। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशन मूवमेंट। एक ये अम्ब्रेला समझ लो, यहाँ पर युद्ध लड़ रहा है लोग, तो उन्होंने कहा भाई मुसलमानों को भी इसके अंदर ले आओ तो वो भी हमारे साथ जो है वो युद्ध लड़ेंगे, है ना। तो एक तरीके से ये बात कही जा रही है, अम्ब्रेला यहाँ पे वैसे वाला छाता नहीं है, तो मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इन्होंने कन्विंस कर लिया था बाकी लीडर्स को भी 1920 में सितंबर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, किस चीज़ के लिए, टू सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज फॉर स्वराज, ठीक है। अब वाई नॉन कॉपरेशन, ये अब हम आगे करते हैं। इन दिस फेमस बुक हिंद स्वराज 1919 में जो इन महात्मा गांधी ने उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा कि ब्रिटिश जो हैं वो यहाँ पर इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं, इसीलिए टिके हुए हैं, ठीक है, और इतने इस्टेब्लिश वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि इन जो यहाँ के लोग हैं ना उन्होंने कॉपरेट कर रखा है। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, कोलैप्स वर्ड का मतलब लिखिए भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक ही साल में, एंड स्वराज वुड कम, ठीक है, अगर हम क्या करें, अपना कॉपरेशन वापस ले लें। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन किस तरीके से एक मूवमेंट बन सकता था, है ना, कि अगर हम अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करेंगे तो कैसा मूवमेंट होगा। गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अनफोल्ड इन स्टेजेस का मतलब आप सभी लिख लें, चरणबद्ध तरीके से किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, राइट, स्टेप बाय स्टेप। तो गांधी जी ने प्रपोज किया कि हम जो मूवमेंट करेंगे उसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। सबसे पहला याद रखिएगा पॉइंट कि सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा कि जो लोगों को टाइटल्स मिले हुए, रविंद्रनाथ टैगोर को जैसे टैगोर का मिला, राइट, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को भी टाइटल दिया गया था ना, ठीक है, तो उन्होंने नॉट टैगोर का, राइट, रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो टाइटल दिया गया, जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों को टाइटल्स मिले थे, उन्होंने कहा आप सरेंडर कर दो, वापस कर दो, मतलब आपकी पब्लिक पर तो इतना अत्याचार हो रहा है तो इनके टाइटल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप इन्हें वापस करो। दूसरा काम का क्या करो, जो भी गवर्नमेंट ने अवार्ड किए वो वापस करो, एंड अ बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको बायकॉट कर दो, मत करो, नौकरियां छोड़ो, आर्मी की, पुलिस की, है ना, कोर्ट्स में जाना बंद करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बंद करो अपना सपोर्ट देना, स्कूल्स में जाना बंद करो, इनके फॉरेन गुड्स को मत खरीदो। तो ये सब गांधी जी ने कहा। तो ये स्टेप थे, पहला क्या करो, टाइटल जो है जो इनकी गवर्नमेंट ने अवार्ड किए वो वापस दो। दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट लिखोगे कि बायकॉट करो सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स का। तीसरा पॉइंट्स बनाओगे आपके कि फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम स्टेप क्या करेंगे, फिर हम लॉन्च करेंगे पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कब, अगर गवर्नमेंट यूज करती है रिप्रेशन, ये इन्होंने वो लगा दिया था, वो होता है ना अगर वाली, है ना, कि अगर रिप्रेशन गवर्नमेंट ने किया इसका तो क्या करेंगे, हम करेंगे फिर फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लगाएंगे, ये लॉन्च किया जाएगा। थ्रू दी समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली
टूर्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने टूर किया है ना, गए जगह जगह गए, एंड मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर मूवमेंट, और अब लोगों का जो है वो पॉपुलर सपोर्ट इन्होंने लिया, लोगों को जा के समझाया, जैसे आज भी होता है, जब कुछ चुनाव होते हैं तो लीडर्स जाते हैं ना जगह जगह लोगों को अपनी बात समझाने, ऐसे ये लोग भी गए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, अब बहुत सारे लोग जो थे कांग्रेस के, यहाँ पर कंसर्न का मतलब है सशंकित होना, इनको शक था अबाउट द प्रपोजल, यार ये कैसा प्रपोजल है कि हम अपनी नौकरियाँ छोड़ दें, है ना, चुनाव भी ना लड़ें। तो दे वर रिलक्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट, हिचकिचाए, है ना, किस चीज़ में हिचकिचाए, टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शंस, बाइकॉट करने के लिए काउंसिल इलेक्शंस को, जो कि शेड्यूल किए गए थे नवंबर 1920, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, मार्क करो। एंड दे फियर्ड, ये डरते थे, दैट द मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस, मूवमेंट से क्या हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो सकती है, इनको ऐसा लगता था, ये कंसर्न थे, है ना। इन दी मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल, हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई विद इन द कांग्रेस, कुछ कह रहे थे महात्मा गांधी के साथ चलेंगे, कुछ कह रहे थे भैया तरीका सही नहीं लग रहा है अपने को, तो हम तो ये वाली सारी बातें नहीं मान सकते। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। फाइनली क्या होता है, एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मार्क करना, finally at the congress session at Nagpur in December 1920 a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद यहाँ पर इस समय आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर लगा दिया गया कि हाँ स्वीकृति लगा दी गई, है ना, अडॉप्ट कर लिया गया कि यस हम असहयोग इनको करेंगे, हम इनको सहयोग नहीं करेंगे। तो मतलब स्टार्ट तो किया ही गया था, बाद में ओब्वियसली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत चला नहीं था, लेकिन उस समय ये मान लिया गया था। ठीक है, दिसंबर के सेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। जो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरीके से अनफोल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ा। ठीक है, देखो इसको आगे बढ़ा। हु पार्टिसिपेटेड, एंड किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो थे कंसीव किया, इन्होंने कंसीव करना मतलब समझे थे ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन को, राइट। अब यही पेज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब बस यहाँ तक हम इस वीडियो में करेंगे और इसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर वेरी फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर्स, राइट। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हेल्प कीजिएगा उन बच्चों की जिन बच्चों को सच में इस तरह की वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ वो एक लाइन को हिंदी में अच्छे से समझ सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।